याद रखेंगे कि आज के क्लास के अंतर्गत राम किनकर बैच, राम गोपाल विजय वर्गी और सुधीर रंजन खास्तगी तीन महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में हमने चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहली बात यह आती है कि राम किनकर बैच, राम गोपाल विजय वर्गी, सुधीर रंजन खास्तगी। पहले आप इनको बारे में थोड़ा सा डिटेल समझेंगे कि राम किनकर बैच और सुधीर रंजन खास्तगी यह शांति निकेतन यानी नौ बंगाल शैली के छात्र हैं। छात्र का मतलब यहाँ से पढ़े हैं। दूसरी बात यह आती है राम गोपाल विजय वर्गी के अंतर्गत। राम गोपाल विजय वर्गी राजस्थान के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित कलाकार भी हैं। वह शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य भी रहेंगे और यहीं पे इन्होंने मुख्य रूप से प्रधानाचार्य के पद पे काम भी करेंगे शैलेंद्रनाथ डे के रिटायर होने के बाद। लेकिन आप याद रखेंगे कि हमने आपसे चर्चा किया कि राम किनकर बैच यह पूरा इनका क्षेत्र ही रहेगा कहाँ, शांति निकेतन जरूर याद रखेंगे। शांति निकेतन के बारे में हमने आपसे फिर चर्चा कर रहे हैं कि शांति निकेतन इनका महत्वपूर्ण है। शांति निकेतन राम किनकर बैच का महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपको कभी यह पूछा जाए कि शांति निकेतन में राम किनकर बैच का मुख्य रूप से कर्म क्षेत्र कहाँ रहा है, तो शांति निकेतन के कला भवन में कला विभागाध्यक्ष के पद पे भी काम करते हैं। मूर्ति कला के क्षेत्र में कहा जाता है कि राम किनकर बैच भारत के सबसे पहले आधुनिक मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन हमने आपसे कहा कि दूसरे पॉइंट के अंतर्गत राम गोपाल विजय वर्गी वह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं राजस्थान के क्षेत्र से। राम गोपाल विजय वर्गी राजस्थान के कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने पूरा जीवन निवास पद्धति के अंतर्गत काम किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्होंने तैल रंग में भी माध्यम में काम किया है। ये शैलेंद्रनाथ डे के प्रमुख शिष्यों के अंतर्गत गिने जाते हैं। और तीसरे महत्वपूर्ण अंतर्गत बात करेंगे सुधीर रंजन खास्तगी भारत के महत्वपूर्ण कलाकारों में गिने जाते हैं। इनका गुरुस्थली रही है, जहां से इन्होंने स्टडी किया है यह शांति निकेतन से, यानी नौ बंगाल शैली के अंतर्गत। शांति निकेतन को नौ बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है। यह तो आपको पता है कि शांति निकेतन एक गैर सरकारी संस्था थी। दूसरी बात यह होती है कि सुधीर रंजन खास्तगी का जो कर्म भूमि रहा है वह मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी रहा, ग्वालियर में। इसके साथ साथ यह उत्तराखंड के अंतर्गत भी रहा, दून इंटर कॉलेज के अंतर्गत। फिर बाद में ये प्रधानाचार्य के पद पे आते हैं लखनऊ। लेकिन आज हम बात करेंगे इन तीन महत्वपूर्ण कलाकारों के बारे में। चलिए बात करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं राम किनकर बैच के बारे में। चल राम किनकर बैच, देखिए आज की क्लास के अंतर्गत हम राम किनकर बैच को पढ़ेंगे। राम किनकर बैच। दूसरी बात आती है कि राम किनकर बैच यह एक मूर्तिकार के क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध हुए, लेकिन मुख्यतः यह मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इनका संबंध चित्रकला से भी रहा है। लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने कुछ छापा चित्र भी बनाए थे। इनके सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जीवन परिचय के अंतर्गत बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। जन्म, पहले आप जन्म यहाँ देखेंगे तो इनका जन्म 1906 ईस्वी में मिलता है। किसी बुक में आपको 1910 ईस्वी दिया रहेगा, 1910, लेकिन यह 1910 गलत है। मुख्य रूप से 1906 है। यह जुगीपाड़ा, बांकुड़ा के जुगीपाड़ा के अंतर्गत यह आपको पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पड़ता है। इनकी मृत्यु इनकी होती है 1980 ईस्वी के अंतर्गत कोलकाता में। यानी कहा जाता है कि इनके कला गुरु आप याद रखेंगे, कला गुरु। और यह याद रखेंगे कि यह कहाँ के छात्र हैं, यह आप जरूर याद रखिएगा। नौ बंगाल शैली का तात्पर्य क्या है? शांति निकेतन। कहाँ है? शांति निकेतन, जहाँ पे कौन है प्रधानाध्यापक यानी कलाध्यक्ष के रूप में कला भवन के, वह है नंदलाल बसु। हमने कला गुरु कौन रहेंगे? नंदलाल बसु। यह आप जरूर याद रखेंगे।
खास तौर से आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर जो भी चित्रकार या मूर्तिकार अगर वह शांति निकेतन में स्टूडेंट के रूप में पढ़ता है या शांति निकेतन में शिक्षा ग्रहण करता है तो वह मुख्य रूप से नंदलाल बसु का शिष्य है। अगर वह कोलकाता शहर के अंतर्गत सरकारी विद्यालय में अगर स्टडी करता है तो वह मुख्य रूप से अवनीनाथ टैगोर का शिष्य है। यह दोनों बातें आपको क्लियर रखेंगे क्योंकि बंगाल शैली के जो मुख्य रूप से जनक माने जाते हैं वह है आपके अवनीनाथ टैगोर। लेकिन हमने आपसे कहा था कि नव बंगाल शैली के रूप में जो जनक के रूप में जाने जाते हैं नंदलाल बसु, और नंदलाल बसु अवनीनाथ टैगोर के शिष्य हैं। यह हमने आपसे उसी दिन क्लास के अंतर्गत बताया था। अब हम आपके बताते हैं कि मुख्य रूप से हमने आपसे कहा कि राम किंकर बैज मुख्य रूप से यह क्या है, मूर्तिकार। क्या है, मूर्तिकार। निम्न रूप से यह चित्रकार है, चित्रकार। और चित्रकार के अंतर्गत यह छापाकार भी है, छापाकार भी इनकी कृतियां मिलती हैं। दूसरी बात कहा जाता है कि भारत के सबसे पहले आधुनिक मूर्तिकार के अंतर्गत राम किंकर बैज की गणना होती है। इसके पहले हमने आपसे कहा था कि इसके पहले हमने आपको पढ़ाया भी है देवी प्रसाद राय चौधरी यह अवनीनाथ टैगोर के शिष्य रहे हैं। आपको पता है कि देवी प्रसाद राय चौधरी अवनीनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में से गिने जाते थे। इनके मूर्ति कला के गुरु हिरमन राय चौधरी थे, आप जानते भी हैं। लेकिन कहा जाता है कि यह जो पॉइंट के अंतर्गत आप किनको जानना है, राम किंकर बैज को, यह इनको भारत का सबसे पहला आधुनिक मूर्तिकार के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा कि जो माध्यम का प्रयोग, जो विषय का प्रयोग राम किंकर बैज ने किया है वह देवी प्रसाद राय चौधरी नहीं कर पाए। कारण यह रहा कि हमने आपसे पहले भी बताया आधुनिकता वह चीज होती है जो किसी की प्रतिरूप न बनाए, आधुनिकता वह चीज होती है जो समय को दर्शाए, आधुनिकता वह चीज होती है जो उसके समाज को उपेक्षित न करे। यह पॉइंट रहा आपके किसके अंतर्गत, राम किंकर बैज। लेकिन यह पॉइंट आपको देवी प्रसाद राय चौधरी के अंतर्गत देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि अगर आप चित्रकारों के अंतर्गत गणना करें तो राजा रवि वर्मा के चित्रों में यही कारण है कि उनकी सारी चीजें नजर नहीं आती। इसलिए राजा रवि वर्मा को प्रथम आधुनिक मूर्ति चित्रकार के रूप में गणना नहीं की जाती। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर आप देवी प्रसाद राय चौधरी की बात करें तो देवी प्रसाद राय चौधरी के भारत के सबसे पहले मूर्तिकार में गणना होती है। भारत के सबसे पहले मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी थे, लेकिन इनको प्रथम आधुनिक मूर्तिकार नहीं कहा जाता। कारण यह रहा भारत में सबसे पहले काष्ठ माध्यम का प्रयोग करने वाले व्यक्ति भी मूर्तिकला के क्षेत्र में देवी प्रसाद राय चौधरी रहे। लेकिन इनकी कलाकृतियों में और चीजों का समावेश नहीं दिखाया। सीमेंट का प्रयोग इन्होंने नहीं किया, देवी प्रसाद राय चौधरी ने सीमेंट का प्रयोग नहीं किया मूर्तिकला के क्षेत्र में। इसके बाद कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया। लेकिन यह प्रयोग सबसे ज्यादा आपको राम किंकर बैज के अंतर्गत नजर आता है। चलिए बात करते हैं राम किंकर बैज के अंतर्गत। देखिए राम किंकर बैज के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं तो इनके मूर्तिकला का विषय आप जानेंगे। राम किंकर बैज के विषय अब यह देखिए ध्यान से आप समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जितने अभी हम शुरुआत में पढ़ा रहे हैं वह हम आपको सब महत्वपूर्ण बता रहे हैं। आगे चल करके जब हम आपको और बताएं तो वहां पे हम आपको क्लियर करा देंगे कि यह महत्वपूर्ण है आपका या नहीं है। लेकिन आप ये इतना जरूर याद रखें कि राम किंकर बैज, सुधीर रंजन खास्तगी और राम गोपाल विजयवर्गीय, यह तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे। देखिए हम चर्चा कर रहे हैं विषय, किनकी विषय के बारे में, यह हम बात कर रहे हैं राम किंकर बैज की मूर्तिकला के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से उन्होंने विषय के अपनाया। ग्रामीण आदिवासी संथाल जीवन, ग्रामीण आदिवासी और इसी को आप कहते हैं संथाल समुदाय।
या समथाल समुदाय। दूसरा पॉइंट इन्होंने शांति निकेतन के आसपास का जो क्षेत्र था, वातावरण, यानी दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट रहा रामकिंकर बैच का। और दूसरा पॉइंट के अंतर्गत, विषय के अंतर्गत शांति निकेतन, शांति निकेतन के वातावरण, आसपास का वातावरण, आस पास का वातावरण, यह 3 पॉइंट। 2 पॉइंट के अंतर्गत इनके विषय, यह किस विषय के अंतर्गत हमने चर्चा किया? मूर्तिकला के विषय, मूर्तिकला के विषय के रूप में काम करेंगे पहली बार। और कहा जाता है कि इन्होंने, अब हम इनके शिक्षा के बारे में बात कर देते हैं। तो शिक्षा, हमने आपसे कहा कि इन्होंने मुख्य रूप से 1921 ईस्वी के अंतर्गत, 1921 ईस्वी में भारत में सबसे पहले विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट की स्थापना होती है विश्व भारती विश्वविद्यालय के अंतर्गत। विश्व भारती विश्वविद्यालय आपका शांति निकेतन में था, जिसमें सबसे पहले फाइन आर्ट फैकल्टी की स्थापना होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा होती है। यह हमने आपसे चर्चा कर दिया था, पहले भी बताया था। लेकिन कहा जाता है कि इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत रामकिंकर बैज ने स्टडी किया था। और इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय था? वह था विश्व भारतीय विश्वविद्यालय। यह रामकिंकर बैज ने कब स्टडी किया था? 1925 से लेकर के 1929 ईस्वी तक। 1925 ईस्वी से लेकर के 1929 ईस्वी तक यहाँ पे उन्होंने स्टडी का कार्य किया था। स्टडी मतलब पढ़ाई किया था। किस विश्वविद्यालय? यह जो विश्वविद्यालय है कला भवन के, आज के दौर में कला भवन इस विश्वविद्यालय का अंग है। लेकिन कहा जाता है कि कला भवन की स्थापना 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है शांति निकेतन में। इसी कला भवन के बगल में आपको विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 ईस्वी में की जाती है। लेकिन यही आपके रामकिंकर बैज हैं जो यहाँ पे 1925 से लेकर के 1929 ईस्वी में स्टडी का काम करेंगे। और हमने आपसे कहा कि भारत में सबसे पहली विश्वविद्यालय के अंतर्गत फाइन आर्ट फैकल्टी की स्थापना, यानी दृश्य कला विभाग की स्थापना इसी विश्व भारती विश्वविद्यालय के अंतर्गत की जाती है। यह आप जानते भी हैं, हमने आपको बताया भी था। अब कहा जाता है रामकिंकर बैच का अगला जो पॉइंट रहा, कर्मस्थली। अब एक पॉइंट और आप याद रखेंगे कि हमने आपसे चर्चा किया कि यहाँ पे इनका जन्मस्थली के बारे में हमने किसके बारे में बताया? रामकिंकर बैच के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इनका कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। दूसरी बात आती है इनकी गुरुस्थली। यह पूछा जाता है गुरुस्थली कहाँ है? शांति निकेतन का कौन से शांति निकेतन किस जिले के अंतर्गत है? वीरभूमि जिले के अंतर्गत। यह पॉइंट आप रखें, यह भी आपको पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा, लेकिन यह पश्चिम बंगाल राज्य का वीरभूमि जिला है। अगली बात आती है इनकी कर्मस्थली, जहां पे इन्होंने काम किया। काम कहाँ पे किया? शांति निकेतन में। अब शांति निकेतन में अब कब किया? अब यह आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि इसी शांति निकेतन में ये पढ़े भी हैं और इसी शांति निकेतन में ये स्टडी का काम भी करेंगे। ये बातें हमने आपसे पहले भी बताई थी कि यही शांति निकेतन है जहां पे रामकिंकर बैच स्टडी भी करते हैं और यही शांति निकेतन जहां पे काम भी करेंगे आगे चल करके विभागाध्यक्ष के पद पे मूर्तिकला विभाग के अंतर्गत। अब हम बात कर रहे हैं कि इनके माध्यम, मूर्तिकला के माध्यम कौन कौन से रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए माध्यम, आप माध्यम याद रखेंगे। माध्यम के अंतर्गत आप जानते हैं कि मिट्टी में भी मूर्तियां बनाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंतर्गत काम करेंगे। सीमेंट में काम करेंगे। सीमेंट
और इसके कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट के माध्यम से भी काम करेंगे और काष्य माध्यम में भी काम करेंगे। और कहा जाता है, एक बात तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट के माध्यम से काम करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। हमने आपसे पहले बताया था, आपको पता होगा, आप जानते भी हैं कि देवी प्रसाद राय चौधरी ने काष्य माध्यम में सबसे पहली बार भारत में मूर्ति कला का निर्माण किया है। मूर्तिकारों के अंतर्गत मूर्तियां तो बहुत पहले मिल चुकी हैं, आप ये जानते हैं मोहनजोदड़ो से मूर्तियां काष्य माध्यम में मिलना प्रारंभ हो गई थी। लेकिन हमने आपसे कहा कि देवी प्रसाद राय चौधरी में, जो वर्तमान समय में आपको दिखाई देता है, जो मूर्तिकार काम करते हैं, यानी हमने आपसे कहा कि देवी प्रसाद राय चौधरी ने सबसे पहले मूर्तिकारों के अंतर्गत काष्य माध्यम में सबसे पहली बार मूर्ति का प्रयोग किया। अब देवी प्रसाद राय चौधरी ने सबसे ज्यादा काष्य माध्यम में मूर्तियां बनाई हैं। लेकिन अब हम बात करें तो यहाँ पे सीमेंट के माध्यम से अंतर्गत सीमेंट में सबसे पहले मूर्ति का निर्माण करने वाले व्यक्ति रामकिंकर बैज हैं। इसके साथ साथ मिट्टी में सबसे पहले मूर्ति का निर्माण करने वाले व्यक्ति रामकिंकर बैज हैं। यह पॉइंट आप दोनों याद रखेंगे। और इसके बाद रामकिंकर बैज ने काष्य माध्यम में भी काम किया है। रामकिंकर बैज ने काष्य माध्यम में भी काम किया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने काष्य माध्यम में काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी काम किया, सीमेंट और कंक्रीट में भी काम किया, मिट्टी में भी काम किया, सभी में इन्होंने काम किया है। लेकिन अगर आप बात करें तो यह सीमेंट और कंक्रीट, इसके साथ साथ मिट्टी में काम करने वाले सबसे पहले मूर्तिकार हैं। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखिए, आप अगले पॉइंट पे अगर आप बात करें तो इनके अंतर्गत प्रभाव, रामकिंकर बैज के प्रभाव आप थोड़ा सा देखेंगे, किसकी कला यानी कि इन पे किस वाद का प्रभाव पड़ा। देखिए, यथार्थवाद का प्रभाव पड़ा है। इसके साथ साथ अभिव्यंजनावाद, और इसके बाद अगर आप देखें तो घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इतनी चीजों का प्रभाव दिखाई देता है आपको। दूसरी बात ये आती है पुरस्कार। इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। थोड़ी थोड़ी बातें हैं, पहले आप इसको क्लियर कर लेंगे, इसके बाद तब हम आपको अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे। यह इनको 1970 ईस्वी में पुरस्कार मिला था, जिसको आप जानते हैं पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। और यह 1970 ईस्वी में पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला कला के क्षेत्र में पुरस्कार है। यानी कला के क्षेत्र में सबसे अगर बात करें तो यहाँ पे रामकिंकर बैज को 1970 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अब रामकिंकर बैज का हम उपनाम, थोड़ी सी बात बता दें। उपनाम, अब उपनाम के बारे में आप थोड़ी सी बात जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यह पूछा जाता है। कहा जाता है कि शांति निकेतन में जब रामकिंकर बैज स्टडी कराया करते थे, यानी शांति निकेतन में जब ये पढ़ाते थे, तो इनको लोग किस नाम से बुलाते थे? किंकर दा, या शांति निकेतन के जितने भी छात्र रहे, इनको किस नाम से बुलाते थे? किंकर दा के नाम से। किंकर दा जरूर याद रखेंगे, किंकर दा के नाम से बुलाते थे। कौन बुलाते थे? शांति निकेतन के स्टूडेंट। अब रही बात, लेकिन उनमें से एक और कलाकार थे जिनको आप जानते हैं, केजी सुब्रमण्यम ने रामकिंकर बैज को खेपा बाउल के नाम से बुलाते थे। खेपा बाउल, लेकिन खेपा बाउल जिसको आप मैड मिस्टिक के नाम से जानते हैं, खेपा बाउल का मतलब होता है मैड मिस्टिक। खेपा बाउल कौन बुलाता था? यह केजी सुब्रमण्यम किसको बुलाते थे? रामकिंकर बैज को शांति निकेतन में मात्र एक कलाकार, जिनको आप जानते हैं केजी सुब्रमण्यम के नाम से, तो केजी सुब्रमण्यम ने रामकिंकर बैज को खेपा बाउल के नाम से बुलाते थे। यह पॉइंट आप याद रखेंगे। लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट किंकर दा के नाम से बुलाते थे, संबोधन करते थे। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो अगले पॉइंट के बारे में आप यह ध्यान रखेंगे
के प्रशिक्षण पर कहाँ पे इन्होंने रामकिंकर बैज ने कहाँ पे टीचिंग का काम किया है, कहाँ पे प्रशिक्षण दिया हुआ है, यह आप याद रखेंगे। प्रशिक्षण प्रशिक्षण कहाँ पे दिया है? हमने आपसे कहा कि 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में इनको शांति निकेतन में क्या मूर्ति कला विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया जाता है। विभागाध्यक्ष यह जो कब बनाया जाता है? 1934 ईस्वी में। दूसरी बात यह आती है कि अब हम बात कर रहे हैं आपसे सबसे पहले आप याद रखेंगे। अब यह पॉइंट आपका काफी महत्वपूर्ण स्थान आएगा कि सबसे पहले रामकिंकर बैच के रूप में क्या क्या देखने को मिलता है। अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? यह भारत के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार में इनकी गणना की जाती है। पहला पॉइंट, भारत के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार के रूप में गणना की जाती है। यह पॉइंट काफी महत्वपूर्ण रहा। दूसरी बात, प्रथम आधुनिक महिला मूर्तिकार, यानी दूसरा पॉइंट, प्रथम आधुनिक भारतीय, यहां पे आप भारतीय लगा लेंगे। प्रथम आधुनिक भारतीय महिला मूर्तिकार कौन है? लतिका कट, जरूर याद रखेंगे। प्रथम आधुनिक भारतीय मूर्तिकार रामकिंकर बैज। प्रथम भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी। और कहा जाता है प्रथम आधुनिक भारतीय महिला मूर्तिकार, यह कौन है? लतिका कट जरूर याद रखेंगे। लतिका कट, यह पॉइंट है। अब अगली बात पे हम चर्चा करते हैं। प्रथम भारतीय अभिव्यंजनावादी मूर्तिकार रामकिंकर बैज, यह प्रथम आधुनिक अभिव्यंजनावादी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। रामकिंकर बैज प्रथम अभिव्यंजनावादी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट रहा। अगला पॉइंट के अंतर्गत बात करें तो रामकिंकर बैज भारत में सबसे पहले ऐसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने सबसे पहले सीमेंट माध्यम में काम किया है। सीमेंट, लेकिन काष्ठ माध्यम में किसने किया? देवी प्रसाद राय चौधरी। लेकिन हमने आपसे कहा कि सीमेंट माध्यम में काम करने वाले या सीमेंट कंक्रीट माध्यम में काम करने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं कौन? रामकिंकर बैज। अगली बात पर करें तो रामकिंकर बैज को मूर्ति कला पे अमूर्त कला का प्रभाव दिखाई देता है। अमूर्त का मतलब जैसे आप समझते हैं, इन्होंने सबसे पहली बार अमूर्त मूर्तियां बनाई हैं। अब भारत में सबसे पहली बार अमूर्त मूर्ति कला का प्रारंभ करने का श्रेय रामकिंकर बैज को रहा है। देवी प्रसाद राय चौधरी ये नहीं कर पाए। कई यही तो कारण है कि देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत का पहला आधुनिक मूर्तिकार नहीं कहा जाता। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अमूर्त क्या होता है। अमूर्त आप देखिए, जैसे आपने कहा तो यहाँ पे ऐसे करके फिर यहाँ से ऐसे मूर्ति बना देते हैं, ऐसे करके। तो यह जिसका कोई रूप नहीं है, इन्होंने यह सीमेंट उठाया और ऐसे बना दिया और इनको कह दिया कि यह महिला की मूर्ति है, यानी किसी के द्वारा। तो यह हमारा अमूर्त हो गया, जिसकी कल्पना हमने किया लेकिन वह पूर्ण रूप से हमने उसको दर्शाया नहीं है। यानी इसमें हमने आंख भी नहीं बनाया, इसमें हमने थोड़ा सा हाथ का एक माध्यम कर दिया। तो यह हमारा क्या रहा? अमूर्त रहा। तो भारत में सबसे पहली बार अमूर्त मूर्ति कला का प्रयोग करने वाले व्यक्ति रामकिंकर बैज है। रामकिंकर बैज अमूर्त मूर्ति कला का प्रयोग करने वाले भारत में सबसे पहले व्यक्ति रामकिंकर बैज की गणना की जाती है। अब इन्होंने कौन सी मूर्ति बनाया, इस बात को आप याद रखेंगे
कि 1939 ईस्वी में इन्होंने किस मूर्ति का प्रयोग किया, जो अमूर्त मूर्तिकला का पहला भारतीय मूर्ति शिल्प माना जाता है, स्टैंड स्टैंड लैंप स्टैंड लैंप। यह भारत का पहला अमूर्त मूर्ति शिल्प माना जाता है, मूर्ति शिल्प माना जाता है। जरूर याद रखेंगे, यह 1939 ईस्वी में इसका प्रयोग इन्होंने राम किनकर बैच के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है, भारत के ऐसे पहले मूर्तिकार हैं राम किनकर बैच, जिन्होंने मिट्टी माध्यम में सबसे पहले मूर्तियां बनाई हैं। यह याद रखना है आपको, क्लियर याद रखेंगे। राम किनकर बैच कहा जाता है कि इतने पॉइंट के अंतर्गत हमने आपको चर्चा किया। राम किनकर बैच ऐसे मूर्तिकार हैं जिनके बारे में हमने आपसे बताया कि राम सीमेंट और कंक्रीट माध्यम में, मिट्टी माध्यम में काम करने वाले भारत के सबसे पहले मूर्तिकार हैं। कांस्य माध्यम में काम करने वाले भारत के सबसे पहले मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। यह बातें आप याद रखें। भारत का पहला मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी को गणना की जाती है। भारत का पहला चित्रकार राजा रवि वर्मा की गणना की जाती है। भारत का पहला आधुनिक चित्रकार अनीना टैगोर की गणना की जाती है। भारत का पहला आधुनिक मूर्तिकार के रूप में राम किनकर बैच की गणना की जाती है। भारत के पहला आधुनिक महिला मूर्तिकार के रूप में किसकी गणना, लतिका कट्ट की गणना की जाती है। भारत का पहला आधुनिक महिला चित्रकार के रूप में अमृता शेरगिल की गणना की जाती है। यह पॉइंट आप याद रखेंगे इतने पॉइंट के अंतर्गत। चलिए अब हम आपको थोड़ी सी लेके चलते हैं डॉक्यूमेंट्री के बारे में, क्योंकि आप ये जानते हैं कि राम किनकर बैच जब भारत के पहले आधुनिक मूर्तिकारों में जब इनकी गणना होती है तो यह बहुत ही फेमस रहे हैं। तो इनके कला जीवन के ऊपर जरूर कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म जरूर बनाई गई है, उसके ऊपर बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं राम किनकर बैच के बारे में। लेकिन हमने आपसे चर्चा किया कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन कौन सी थी, इनके बारे में आप याद रखेंगे कि 1975 ईस्वी में ऋतिक घटक के निर्देशन में ऋतिक घटक के निर्देशन में एक फिल्म कला निर्देशक काम कर रहे थे। लेकिन किसी कारणवश यह था कि अचानक राम किनकर बैच की मृत्यु हो जाती है, लेकिन यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अब अगली बात आती है 2020 में की बात आती है तो 2020 में राम किनकर बैच के कला जीवन के ऊपर पावेल निर्देशक के रूप में कौन सी फिल्म, असुर नामक फिल्म का निर्माण किया गया है 2020 में। यह किसके कला जीवन से संबंधित है, राम किनकर बैच की कला जीवन पे। और यह फिल्म राम किनकर बैच उनकी कला को श्रद्धांजलि के लिए, यानी कि उनकी मृत्यु की श्रद्धांजलि के लिए इस फिल्म का निर्माण किया गया था 2020 के अंतर्गत। 2020 में बनाई गई है, जरूर याद रखेंगे। यह पॉइंट 2020 का है कि उनके कला जीवन के ऊपर निर्माण किया गया है, राम किनकर बैच की कला की जीवन के ऊपर। अब हम आपको लेके चलते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे कहाँ, चित्रकला के अंदर राम किनकर बैच की चित्रकला। अब हमने तो इतनी बातें थोड़ी किया राम किनकर बैच के बारे में। अब इनकी कला को हम देख लेते हैं चित्रकला के अंतर्गत से। देखिए राम किनकर बैच के अंतर्गत चित्रकला मूर्तिकला के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा किया है। अब हम आपको पहले चित्रकला बता देंगे,
फिर इसके बाद हम मूर्तिकला के बारे में, मूर्तियां की चर्चा करेंगे। इन्होंने मुख्य तैल माध्यम में भी काम किया है, तैल माध्यम और जल माध्यम में भी काम किया है, दोनों माध्यम में काम करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन यह बातें आप याद रखेंगे, हमने आपसे चर्चा किया कि रामकिंकर बैज मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। कभी प्रश्न आए तो आप जरूर याद रखें, कहे कि रामकिंकर बैज थे चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, वास्तुकार, तो आप जरूर याद रखेंगे कि रामकिंकर बैज मुख्य रूप से मूर्तिकार थे। और लेकिन यह इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में भी कदम कार्य किया, छापा कला के अंतर्गत भी इन्होंने काम किया, लेकिन यह मुख्य रूप से फेमस किस में रहे, यह मूर्तिकार के रूप में। यह बातें आप जरूर याद रखेंगे। हमने आपसे चर्चा किया कि इन्होंने मूर्तिकार के रूप में और छापाकार के रूप में ही भी काम किया है, छापाकार। अब बात आती है चित्रकला के अंतर्गत, हमने आपसे चर्चा कर दिया। अब इतना ही इनके अंतर्गत पॉइंट है। और इन्होंने वाश टेक्निक के अंतर्गत और इसके साथ साथ तेल रंग माध्यम में भी काम किया है, जल रंग माध्यम में भी काम किया। रंग माध्यम के अंतर्गत वाश टेक्निक, जिसको आप प्रक्षालन के नाम से जानते हैं। अब हमने इनके बारे में थोड़ी सी मूर्तियों के बारे में बात करें। यह रहा रामकिंकर बैज के बारे में जो हमने आपसे चर्चा किया। लेकिन अब आप ध्यान से सुनेंगे, पूछा यही जाता है कि रामकिंकर, इनमें से कौन सी मूर्तियां रामकिंकर बैज की हैं। यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम आपको महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर लेके चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रामकिंकर बैज की मूर्तियां। तो काफी फेमस है रामकिंकर बैज की मूर्तियां, इनको आप जरूर याद रखेंगे। मूर्ति शिल्प याद रखेंगे कौन कौन सी हैं। अब हम शुरुआत कर रहे हैं 1938 ईस्वी से। 1938 ईस्वी से इन्होंने मूर्तिकला का प्रारंभ रखा। तो 1938 ईस्वी में इन्होंने 2 मूर्तियों का निर्माण किया। कौन कौन सी मूर्तियां, यह आप याद रखेंगे। पहले 1938 ईस्वी में इन्होंने संथाल फैमिली के नाम, काफी फेमस मूर्ति है संथाल फैमिली। यह संथाल फैमिली के नाम से जानी जाती है। इसको आप संथाल परिवार के नाम से भी जानते हैं। संथाल परिवार के नाम से भी जानते हैं। यह मूर्ति 1938 ईस्वी में बनाई गई। यह मूर्ति शांति निकेतन में बनाई गई। कहाँ? शांति निकेतन में। शांति निकेतन किसने बनाया? रामकिंकर बैज की हम बात कर रहे हैं। रामकिंकर बैज ने 1938 ईस्वी में कौन सी मूर्ति का निर्माण किया? संथाल परिवार या संथाल फैमिली। दूसरी बात है, यह मूर्ति आपको शांति निकेतन में बनाई गई। 1938 ईस्वी में बनाया इन्होंने। लेकिन इसमें किस माध्यम का प्रयोग किया? सीमेंट एवं कंकरीट माध्यम का प्रयोग किया है। और यह मूर्ति शांति निकेतन में रखी गई है। 427 फीट है। कितना है? 427 सेंटीमीटर ऊंची है। यह पॉइंट जरूर याद रखेंगे। दूसरी इसी पे हम चर्चा कर देते हैं। थोड़ी सी बात है कि 1938 ईस्वी में इन्होंने ए पोएट, कौन सा मूर्ति बनाया था? ए पोएट या इसी को कवि के नाम से जानते हैं। ए पोएट या कवि, यह दूसरी मूर्ति है। यह पहला मूर्ति रहा। लेकिन 1938 ईस्वी में 2 मूर्तियों का जो ज्यादातर फेमस रही, एक संथाल फैमिली या संथाल परिवार, दूसरा कवि। यह दोनों मूर्तियां काफी फेमस रही। लेकिन अब हम आपको थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं कि संथाल परिवार के बारे में। संथाल परिवार में कहा जाता है कि यह संथाल फैमिली है। इसमें एक पुरुष है, एक महिला है। महिला के सिर पे टोकरी है। यानी कहने का तात्पर्य रहा कि संथाल परिवार की मूर्ति की अगर आप व्याख्या करें तो यहाँ पे एक व्यक्ति को दर्शाया गया है। एक व्यक्ति को दर्शाया और इसके कंधे पे यह कांवर का है। और कांवर के साथ साथ यहाँ पे आपको एक डलिया लगा हुआ है। इसमें एक बच्चा बैठा हुआ है और इसके अंतर्गत यहाँ भी डलिया लगा हुआ है। जिस बच्चे का भार के लिए यहाँ पे सामान रखा गया है।
यह इसके हाथ में एक डंडा है और इसके साथ साथ एक कुत्ता है। यहाँ पे इसके पीछे एक महिला है, महिला अपने बच्चों को लेके चल रही है, इसके सिर पे एक टोकरी है। इस प्रकार यानी कि यह संथाल है, यह पूरे जीवन फैमिली है। यह मूर्ति का निर्माण शांति निकेतन में किसने किया? रामकिंकर बैच ने। किस माध्यम से? यह माध्यम है आपका सीमेंट और कंक्रीट का। कितनी ऊंचाई है? 427 सेंटीमीटर। यह पॉइंट आप याद रखेंगे क्योंकि यह मूर्ति काफी फेमस है रामकिंकर बैच की। अगले पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। ये हमने आपसे चर्चा किया कि यह आपका क्या रहा? यह आपका संथाल फैमिली है, इसी को संथाल फैमिली के नाम से जाना जाता है। रामकिंकर बैच की काफी फेमस मूर्ति है। अब अगले पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं 1938 ईस्वी की। 1939 ईस्वी के अंतर्गत कौन सी मूर्ति? लैंप स्टैंड, लैंप स्टैंड, लैंप स्टैंड यह सीमेंट माध्यम में बनाया गया है। किसमें? सीमेंट। लेकिन हमने आपसे चर्चा किया कि यह मूर्ति ऐसी मूर्ति है जो भारत का सबसे पहला अमूर्त मूर्ति शिल्प माना जाता है। कौन सा? भारत का सबसे पहला अमूर्त मूर्ति शिल्प माना जाता है। जरूर याद रखेंगे। मूर्ति शिल्प के बारे में हमने आपसे बताया। आप कहीं भी चले जाइए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अंतर्गत, तो वहां पे आपको बाहर जाकर के सीमेंट माध्यम में, लकड़ी माध्यम में, आज के समय में लोहे के माध्यम में ऐसे आपको कुछ ना बना करके हम आपको बता दें। खास तौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ जिस तरह से यहाँ पे उठाया उन्होंने और इसके साथ साथ यहाँ से उठा करके और फिर यहाँ से किया और फिर इसके साथ साथ यहाँ और इसको ले आकर के फिर यहाँ से ऐसे कर दिया, तो यह आपका क्या रहा? ऐसे बना रहता है। यह क्या बना है? यह हमारा अमूर्त है। अमूर्त का मतलब यह हमने सीमेंट के माध्यम से ऐसे बना करके रख दिया, इसी को आप क्या कहते हैं? अमूर्त। और यह हमारी कला है। यह भारत में इस प्रकार की मूर्तियां सबसे पहले रामकिंकर बैच ने बनाना प्रारंभ किया और यह मूर्तियां आपको ज्यादातर अभिव्यंजनावादी मूर्तियां के रूप में जानी जाती हैं। इनके बाद में हम अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं 1943 ईस्वी के अंतर्गत। 1943 ईस्वी के अंतर्गत आप बात करेंगे तो यहाँ पे 1943 ईस्वी में रामकिंकर बैच ने जिस मूर्ति का निर्माण किया है वह है आपका कौन सी? हार्वेस्टर। कौन सा? हार्वेस्टर जरूर याद रखेंगे। यह मूर्ति आपको सीमेंट में कंक्रीट माध्यम में बनाई गई है और सीमेंट कंक्रीट माध्यम के अंतर्गत कहाँ है? हाँ, शांति निकेतन में। शांति निकेतन जरूर याद रखेंगे, शांति निकेतन के अंतर्गत है। दूसरी बात आती है इसी के अंतर्गत, इसी समय के अंतर्गत इन्होंने थ्रेशर जिसको आप कहते हैं, इसके अंतर्गत फव्वारा या फाउंटेन, फव्वारा या फाउंटेन यह मूर्ति बनाई गई। यह भी आपको कहाँ है? यह आपको शांति निकेतन में है। शांति निकेतन के अंतर्गत सीमेंट एवं कंक्रीट माध्यम में बनाई गई। यह 1943 ईस्वी की हमने बात किया। कब की बात किया? 1943 ईस्वी में 3 मूर्तियों का निर्माण इन्होंने खास तौर से ज्यादातर किया। हार्वेस्टर, थ्रेशर, फव्वारा या फाउंटेन। इतनी बातें आपको समझ में आई हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सुनते जा रहे हैं और सोते जा रहे हैं। हाँ बताइए भाई, बोलिए। सो तो नहीं रहे हैं कि हम? सर इंतजार करते हैं कि कुछ ना चाहे, अगर हम कह रहे हैं आगे सभी लोग के समझ में आ रहा है, किसी के समझ में ना आया हो इसलिए चुप रहते हैं, सोते नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा ज्यादा रह गया है, थोड़ा सा और है। रामकिंकर बैच देखिए भाई, यह काफी फेमस है।
रामकिंकर बैज, देवी प्रसाद राय चौधरी, हिरमन राय चौधरी, इसके अमरनाथ सहगल, यह क्या बोलते हैं सतीश गुजराल, सोमनाथ होर, ये सब काफी फेमस मूर्तिकार हैं और काफी फेमस चित्रकार भी रहे हैं। अभी इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी यह आपको डिटेल करना है। अगर आप डिटेल नहीं पता चला अंदर घुसा के पूछ लिया तो आप क्या करेंगे? इसलिए आप इनको थोड़ा सा डिटेल पढ़ें, ठीक है। और रही बात समय की बात है तो कोई बात ना, 1 घंटा ज्यादा हो जाएगा और क्या होगा, 1 ही घंटा तो ज्यादा होगा। देखिए अब हम आपसे लेके चलते हैं 1948 ईस्वी के अंतर्गत। 1948 ईस्वी में इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का एक व्यक्ति चित्र बनाया था, यानी पोर्ट्रेट बनाया था। किसने बनाया था? रामकिंकर बैज ने। तो 1948 में रविन्द्रनाथ टैगोर का आवाच्य प्रतिमा या मूर्ति शिल्प, लेकिन यह जो मूर्ति बनाया था यह कांस्य माध्यम में बनाया था, कांस्य माध्यम के अंतर्गत। लेकिन यह बात जरूर याद रखेंगे कि यहाँ पे यह जो मूर्ति है वर्तमान समय में नगमा मतलब समझ, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में सुरक्षित है। अगली पॉइंट पे अगर आप बात करें तो 1956 ईस्वी में इन्होंने मिल्क काल से बुलाया था। मिल्क काल जिसको आप कहते हैं मील की पुकार, यह काफी फेमस मूर्ति रही है और यह सीमेंट एवं कंक्रीट माध्यम में बनाया है। सीमेंट एवं कंक्रीट माध्यम का प्रयोग किया है। यह मूर्ति आपको शांति निकेतन में स्थित है। कहाँ? शांति निकेतन में। अब शांति में देखिए, हमने आपसे चर्चा किया कि देवी रामकिंकर बैज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कला गुरु स्थान जो है वह शांति निकेतन रहा, लेकिन इन्होंने अपना कर्म भूमि भी शांति निकेतन बनाया। यही कारण है कि ज्यादातर इनकी मूर्तियां आपको शांति निकेतन के वातावरण के आसपास ही दिखाई देती हैं। आपने देखा भी और आपने अनुभव भी किया। इनकी मूर्तियों के अंतर्गत आपने देखा तो इनकी ज्यादातर मूर्तियां आपको शांति निकेतन में ही स्थित है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मिल काल्स के अंतर्गत कहा जाता है कि यह मूर्तियां उस समय इन्होंने बनाया था जब मेल की सायरन आवाज सुनाई देती थी। वह मेल में काम करने वाली महिलाएं, वह जब मेल की घंटे की जब लंच यानी कि ब्रेक होता था मेल का, तो वह स्नान करने के लिए जाती थी और जब मेल के सायरन दोबारा जब सुनाई देती थी तो वह कपड़े सुखाते हुए दौड़ी चली जाती थी मेल के अंतर्गत। लेकिन वह कपड़े सुखाते हुए इन्होंने किसको बनाया? यह मिल काल्स बनाया है, जिनमें ज्यादातर महिलाओं का मेल में काम करने वाली महिलाएं हैं, इनके बारे में जिक्र किया है। देखिए रामकिंकर बैज का ग्रामीण जीवन यानी कि वहां का वातावरण से प्रभावित मूर्तियां हैं। आपको पता चल रहा होगा कि यह किस प्रकार की मूर्तियां हैं। अब हम बात करते हैं 1966 ईस्वी की। 1966 ईस्वी का जो टाइम है रामकिंकर बैज के लिए काफी महत्वपूर्ण टाइम है। रामकिंकर बैज की मूर्ति कला के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है और कहा जाता है कि 1966 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति बनाई है जो काफी फेमस रही है। कौन सी? यक्ष और यक्षिणी। अब यह जरूर याद रखेंगे कि यक्ष और यक्षिणी। आप ये जानते हैं कि यह यक्ष का संबंध कहां से है? मथुरा से। मथुरा के कहां से? परखम से। लेकिन यक्षिणी का संबंध कहां है? पटना से। कहां है? पटना के किस स्थान से? दीदारगंज से। यह दोनों मूर्तियां आपको किस काल की हैं? मौर्य काल की। आप ये जानते हैं कि यही मौर्य काल से आपने स्टडी भी किया है। हमने आपको इतना बताया लेकिन आप लोग फिर भूल जाए। यह आप जानते हैं कि मौर्य काल के अंतर्गत आपने पढ़ा भी है कि पटना के अंतर्गत यक्षिणी की मूर्ति सबसे ज्यादा फेमस रही। लेकिन जो वर्तमान समय के में पटना संग्रहालय में स्थित है यह मूर्ति मौर्य काल की है। लेकिन आप ये जानते हैं मथुरा के अंतर्गत
परखम नामक स्थान से आपको यक्ष की मूर्ति मिली है जो मौर्य काल की है। यह भी आपको मथुरा संग्रहालय में रखी गई है। लेकिन अगर आप बात करें तो इन दोनों मूर्तियों से प्रभावित होकर के रामकिंकर बैच ने दिल्ली में कौन से दिल्ली के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर माध्यम में बनाया है। यानी कि जरूर याद रखेंगे किस माध्यम में, ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया है। और यह मूर्ति आपको 24 फीट ऊंची है। कितना? 24 फीट ऊंची है, जरूर याद रखेंगे। और यह मूर्ति कहाँ है? नई दिल्ली में। किसने बनाया? नई दिल्ली में। किसने बनाया? देवी यक्ष यक्षिणी की मूर्ति किसने बनाया? रामकिंकर बैच ने। किस माध्यम में है? पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर में। लेकिन यह मूर्ति कितनी ऊंची है? मूर्ति की ऊंचाई जरूर पूछा जाता है। इसका कहाँ है यह भी पूछा जाता है। किसने बनाया यह भी पूछा जाता है। यह किससे प्रभावित होकर के बनाया? परखम की जो यक्ष मूर्ति मिली है, और इसके बाद पटना के अंतर्गत जो यक्षिणी की मूर्ति मिली है दीदारगंज से, वहां से इन्होंने दोनों मूर्तियों से प्रभावित होकर के यह भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने नई दिल्ली में इन्होंने 24 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया है। काफी फेमस रहा है। अब बात आती है अगले पॉइंट पे। अगर आप बात करें तो गांधी जी की प्रतिमा के बारे में, तो गांधी जी की प्रतिमा भी इन्होंने सीमेंट और कंक्रीट माध्यम से 20 फुट ऊंची बनाया था। कहाँ पे यह बनाया है? इन्होंने कहाँ बनाया? गांधी जी की प्रतिमा इन्होंने शांति निकेतन में बनाया है। शांति निकेतन के अंतर्गत बनाया है। और यह जो प्रतिमा है 20 फीट ऊंची है। और यह आपको सीमेंट एवं कंक्रीट माध्यम में बनाई गई है। सीमेंट एवं कंक्रीट। दूसरी बात आती है अन्य मुद्राओं में, अन्य मूर्तियों में, तो आप ये जानते हैं डांडी मार्च प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंतर्गत बनाया। कच्छ देवयानी, सुजाता, मदर एंड चाइल्ड, सारनाथ स्तंभ, यह पार्श्व चित्र रामकिंकर बैच का भी काफी फेमस रहा है। पार्श्व चित्र यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाया गया है। यह इतनी मूर्तियों का निर्माण रामकिंकर बैच ने किया है। काफी फेमस मूर्तियां रही हैं रामकिंकर बैच की। अब इसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात करेंगे अगले पॉइंट पे। अब इनके चित्र के बारे में बात करेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं? क्या नाम लिया? किसका? पार्श्व चित्र के नाम से है, पोर्ट्रेट है। ठीक है। अब हम आपको इनके रामकिंकर बैच के चित्रों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर देंगे। चित्र कौन कौन से चित्र हैं यह ध्यान रखेंगे कि जैसे विनोदिनी इनका एक चित्र काफी फेमस रहा है। अनाज की ओसाई यह ज्यादातर इनके जो पूछी जाती है मूर्तिकला पूछी जाती है। इसके बाद यह दोनों जो चित्र है, यह विनोदिनी यह तैल माध्यम में बनाया गया है। वर्तमान समय में यह दिल्ली के नगमा संग्रह यानी नगमा में स्थित है। और यह जो अनाज की ओसाई